Hello everyone. All right, I hope you all are doing great. You all are doing good. Now आज हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्पेसिफिकली फॉर द लीगल रीजनिंग सेक्शन, राइट? ठीक है, तो मिक्स है, हर तरह के क्वेश्चंस हैं, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं, मोस्टली प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजनिंग भी मिलेगा. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक श्योर कि आपको हर तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिल जाए इन दिस सेशन. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. पहला क्वेश्चन इज अ प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड द प्रिंसिपल इज talking about the tort of negligence. Principle कह रहा है that a person is liable for the tort of negligence if the breach a duty of care owed to another and that breach causes foreseeable damage. However, voluntary non-fit injury as a defense where the plaintiff voluntarily assumed the risk. ठीक है, टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस के बारे में बात हो रही है और फोर्सिएबल डैमेज वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के बारे में बात हो रही है. अब एक बार फटाफट से फैक्ट देख लो. फैक्ट कह रहा है आतिश goes to a stadium to watch a professional cricket match. During the game, a batsman hits a massive six and the ball flies into the stands, hitting Atish on forehead and causing a concussion. Atish sues the stadium authorities and the batsman for negligence. चलो फटाफट मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर. व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1? इज इट ए, इज इट बी, इज इट सी, इज इट डी? अब यहाँ पे देखो नेग्लिजेंस की बात हो रही है. ठीक है, नेग्लिजेंस का बेसिक मतलब क्या होता है कि अगर एक पार्टी की ड्यूटी होती है टू द पार्टी ओज अ ड्यूटी ऑफ केयर टू द अदर पार्टी एंड मेकिंग श्योर कि दूसरी पार्टी को डैमेज ना हो, बट स्टिल इफ दे फेल इन डूइंग दैट ड्यूटी, उस केस में नेग्लिजेंस होता है. लेकिन अगर कोई अपने आप अपनी वॉलंटरीली अपनी इच्छा से इंजरी जिसने ली है, राइट, अगर ऐसा कोई इंसान होता है, दैट पर्सन कैन नॉट क्लेम द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस अगेंस्ट अनदर. अब यहाँ पे क्या हुआ, दिस पर्सन वेंट टू वॉच क्रिकेट मैच. अब अगर हम क्रिकेट मैच देखने गए हैं तो हमको पता है कि वहां पर बॉल भी लग सकती है ना, स्टैंड्स में बॉल आ जाती है, हो सकता है हम हर बार कैच ना कर पाए, है ना, तो दैट कुड बी द रीजन. नाउ आतिश सूज द स्टेडियम अथॉरिटीज एंड द बैट्समैन फॉर नेग्लिजेंस. पर क्या यहाँ पे नेग्लिजेंस है? यहाँ नेग्लिजेंस नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, राइट. वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया कहता है अगर आपने वॉलंटरीली किसी इंजरी से अपने आप को एक्सपोज किया है, देन यू आर लायबल फॉर योर ओन इंजरी. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आतिश विल लूज बिकॉज बाइंग अ टिकट एंड अटेंडिंग द मैच ही इम्प्लाइडली कंसेंटेड टू द इनहेरेंट रिस्क्स ऑफ द गेम. सिंपल है, इजी क्वेश्चन है. नाउ करेक्ट आंसर ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन से है. असर्शन कह रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द फॉर्मल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव बट द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अब मेरे को ना किसी ने एक और पुराने वीडियो में बोला था कि मैम असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस में थोड़ा कंफ्यूजन आता है, आप वैसे भी क्वेश्चन ज्यादा करवाओ, राइट. तो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना देखना होता है कि असर्शन में जो स्टेटमेंट लिखा है, इज दैट स्टेटमेंट करेक्ट इन इटसेल्फ. रीजनिंग में जो स्टेटमेंट लिखा है, इज दैट स्टेटमेंट करेक्ट इन इटसेल्फ, एंड क्या रीजन असर्शन को फॉलो करता है. अगर मैं असर्शन के और रीजन के बीच में बिकॉज लगा दूं तो ये दोनों चीजें ना कनेक्टेड होनी चाहिए. ठीक है, दिस हैपेंड बिकॉज दिस. तो रीजन क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज अ टाइट्यूलर हेड. अब बताओ मुझे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है या एक इनकरेक्ट है? व्हाट इज द सिचुएशन लाइक? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? Clearly, president is the formal head, but real power is exercised by the council of ministers. क्यों? क्योंकि president जो है वो काम करते हैं on the aid and advice of the council of minister. President cannot alone function. President को काम करना होता है council of ministers के साथ में मिलके, right? And so therefore the correct answer is option A. Option A क्या कह रहा है कि both A and R are true and R is the correct explanation of A. This is the statement. इसकी reasoning ये है. So this is the correct answer. Option A is the correct answer. Now next assertion कह रहा है fundamental rights are justifiable whereas directive principles of state policy DPSPs are non justifiable. Justifiable और enforceable का मतलब हम लोगों को पता है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में, सेशंस में. and the reason for this is that fundamental rights are negative obligations of the state while DPSPs are positive instruction for the governance. अब इस तरह के क्वेश्चन में आता है कंफ्यूजन. बच्चे बोल रहे कि मैम यहाँ तो बिकॉज बीच में लगा के कोई सेंस ही नहीं बन रहा. नहीं बनेगा. क्यों? क्योंकि ये दोनों अपने आप में individually correct statements है. both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A में जो कह रहा है सही बात है कि fundamental rights are enforceable, fundamental rights are justiciable. ठीक है, this is justiciable, okay? पर DPSPs नहीं होते. पर क्या इसका रीजन ये है? इसका रीजन ये नहीं है. Obviously fundamental rights are negative obligations on the state, but this is not the reason for that, right? So option B is the correct answer. They are independently true. They are not dependent on each other.
है ना। अच्छा, मुझे फटाफट से कमेंट में बताना कि क्यों फंडामेंटल राइट्स को नेगेटिव राइट्स बोलते हैं। आई हैव टोल्ड दिस n नंबर ऑफ टाइम्स इन माय क्लासेस, n नंबर ऑफ टाइम्स इन माय सेशंस। तो ये तो बेसिक बात है, ये आपको पता होनी चाहिए, है ना। लॉ पढ़ते टाइम पता होनी चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं कोई भी चीज। अगर हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव राइट है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्रिंसिपल कह रहा है अ पर्सन कैन नॉट अप्रोबेट एंड रीप्रोबेट एट द सेम टाइम। इफ अ पर्सन टेक्स अ बेनिफिट अंडर अ विल or a deed, they must also accept any burden or condition attached to it in the same document। यानी कि अगर आपके नाम पे कोई विल हुई है, उसमें कोई कंडीशन है, अगर आपको विल का फायदा उठाना है तो उसमें जो कंडीशंस दी हुई है उनको भी मानना पड़ेगा। फैक्ट क्या है, a wealthy uncle leaves a will stating I give my palatial bungalow in Mumbai to my nephew राहुल। भाई राहुल के तो मजे हो गए, बॉम्बे में बंगलो मिल रहा है आज के टाइम पे, और क्या चाहिए। चलो, however, I also direct that Rahul must give his own small apartment in Pune to his cousin प्रिया। चलो यहाँ आ गई कंडीशन, ये जो अंकल है इतना सारा पैसा बंगला छोड़कर गए हैं, लेकिन इन्होंने कंडीशन डाल दी कि भाई अपना छोटा वाला जो फ्लैट है ना वो दे दे अपनी बहन को। Now Rahul takes the Mumbai bungalow but refuses to give his Pune apartment to Priya, saying that the Pune flat is his own property and the uncle had no right to give it away। राहुल ने भी अपनी नॉलेज में तो बात, अपनी समझ में, उसको जितना समझ में आया उसने सही बोली, राइट। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए कह रहा है राहुल कैन कीप बोथ बिकॉज द अंकल कैन नॉट लीगली गिफ्ट प्रॉपर्टी, ही डज नॉट ओन द पुणे फ्लैट। ठीक है, अगर अंकल ओन ही नहीं करते फ्लैट को तो वो डिसीजन कैसे ले पा रहे हैं, है ना। ऑप्शन ये कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है राहुल मस्ट चूज, ही कैन ईदर टेक द मुंबई बंगलो एंड गिव द पुणे फ्लैट टू प्रिया और ही कैन रिजेक्ट द विल एंटायरली। अब हमारा प्रिंसिपल क्या कह रहा है, हमारा प्रिंसिपल भी सेम बात कह रहा है, राइट। प्रिंसिपल कह रहा है कि अगर आपकी तरफ आपको कोई विल मिलती है, आपको कोई बेनिफिट मिलता है, कोई एडवांटेज मिलता है उस विल में, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है और उसके साथ में अगर कोई कंडीशन भी अटैच्ड है तो उस कंडीशन को भी, उस बर्डन को भी एक्सेप्ट करना है। यू कैन नॉट बी सेलेक्टिव। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को तो ये चीज चाहिए भी और जो कंडीशन दी हुई है उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए वो मुझे माननी भी नहीं है, ठीक है। दोनों हाथ में तो लड्डू नहीं हो सकते आपके, है ना, है ना, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, राहुल विल हैव टू चूज, राहुल हैज नो चॉइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, an agreement is a contract only if it is made with the free consent of parties। हमें पता है कोई भी agreement को contract बनने के लिए there are certain essentials। Now free consent of parties who are competent to contract is an essential conditions and for a lawful consideration with lawful object an agreement by a minor is void ab initio। यानी कि free consent, parties की competence, lawful consideration, lawful object। Now read the question। Rohan, a 17-year-old boy, looks 21। He goes to a luxury watch boutique and represents himself as an adult। He signs a contract to buy a watch worth rupees 5 lakh on credit। He refuses to pay, claiming that he is a minor। भैया ने वॉच खरीद ली, भैया ने वॉच पहन भी ली, अब कह रहा है कि मैं तो माइनर हूँ, मैं पैसे नहीं दूंगा, मेरे पास है ही नहीं है। Now the boutique sues him for money। Can the boutique sue him for money? बताओ, अब मुझे बताओ आंसर इस क्वेश्चन का, ए बी सी या डी क्या होना चाहिए। रोहन मस्ट पे बिकॉज ही मिसरिप्रेजेंटेड। कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड क्योंकि रोहन अपियर्ड टू बी एन अडल्ट, वो दिखने में अडल्ट लग रहा था तो हो सकता है कि भाई जेन्युइन बात है। The agreement is void, Rohan cannot be forced, the court will ask Rohan's parent to pay the amount since they are his guardians, right। So the correct answer for this question is option C, agreement is void। अब भले ही रोहन ने वो वॉच पहन ली, भले ही रोहन ने उस स्टोर में 2 घंटे निकाल दी हो, 5 घंटे निकाल दी हो, वॉच पसंद कर ली और एंड में जब उसने बोला कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है और मैं माइनर हूँ, द मोमेंट ही सेड दैट आई एम अ माइनर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void ab initio। void ab initio यानी कि it will be believed that the contract was void from the very first instance itself, the moment Rohan walked into the store। ठीक है, तो यहाँ पर स्टोर कैन नॉट सू रोहन। अगर रोहन पैसे भी दे देता और बाद में कुछ और इशू आता तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो ही होता क्योंकि एक माइनर इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द मैक्सिम रेस इप्सा लोकेटर। ठीक है, रेस इप्सा लोकेटर का मतलब, चलो क्या होता है इसका मतलब, अब हमको देखना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट पर ये एप्लीकेबल होता है। स्टेटमेंट ए, इट अप्लाइज व्हेन द डिफेंडेंट प्रूव्स दैट दे टुक ऑल रीजनेबल केयर। ये कब अप्लाई होता है, जब डिफेंडेंट प्रूव करता है दैट दे टुक ऑल रीजनेबल केयर। Option B, it applies when the accident is of a kind that does not normally happen without negligence। It applies in criminal cases, that applies only in cases of defamation। देखो, res ipsa locator का मतलब होता है thing speaks for itself। ठीक है, thing speaks
फॉर इटसेल्फ, राइट? थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ मतलब कि मैं रोड पर जा रही हूँ लेकिन मैं अपनी मस्ती में गलत साइड पे चल रही हूँ, मैं रॉन्ग साइड पे चल रही हूँ, ठीक है? सामने से दूसरा बंदा चलता हुआ आ रहा है, ठीक है? मैं मान लो आई एम नॉट वॉकिंग, आई एम ऑन अ टू व्हीलर, रोड रॉन्ग साइड में टू व्हीलर चला रही हूँ, सामने से समवन इज वॉकिंग, अ पेडेस्ट्रियन इज वॉकिंग एंड आई हिट दैट पेडेस्ट्रियन विद माई टू व्हीलर। अब यहाँ पे क्या है, क्लियर क्या है, एक्सीडेंट क्यों हुआ? एक्सीडेंट क्लियरली इस बात की वजह से हुआ कि आई वॉज ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड, ऑल्दो आई डोंट डू दैट प्लीज, बट इन दिस केस मैं रॉन्ग साइड में ड्राइव करी थी, क्लियरली दिख रहा है। अब यहाँ पे कोई भी एविडेंस की जरूरत नहीं है, राइट? सो दैट इज व्हाट रेस इप्सा लोकेटर मीन्स. नाउ इट अप्लाइज व्हेन द एक्सीडेंट इज ऑफ अ काइंड दैट डज नॉट नॉर्मली हैपन विदाउट नेग्लिजेंस. सो द फैक्ट हैज स्पोकन फॉर इटसेल्फ दैट आई वाज ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड, राइट? सो ऐसी सिचुएशन जहां पे कुछ भी नेग्लिजेंस, किसी भी तरह की नेग्लिजेंस प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट? सो दैट इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Strict liability holds a person liable for the escape of a dangerous thing brought onto their land which causes damage regardless of whether they were negligent. However, it does not apply if the damage was caused by an act of God. ठीक है, प्रिंसिपल ने जो बोला है, प्रिंसिपल हमारा भगवान है, प्रिंसिपल में जो भी लिखा हुआ है हमें वही मानना है. फैक्ट कह रहा है X owns a chemical factory. He stores a toxic gas in a tank designed to withstand the highest recorded wind speeds in the area. A freak, unprecedented tornado never seen before in the geography hits the factory and breaks the tank. The gas leaks and affects the health of nearby resident. क्या यहाँ पे strict liability का principle apply होना चाहिए? यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई ये प्रिंसिपल कब अप्लाई नहीं होगा? इट विल नॉट अप्लाई इफ इट वॉज एन एक्ट ऑफ गॉड. अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी चीज एक्ट ऑफ गॉड है या नहीं है? फॉर इट टू बी क्वालिफाइड एज एन एक्ट ऑफ गॉड, वो सडन होनी चाहिए, वो अनप्रेसिडेंटेड होनी चाहिए, है ना? वो ऐसी चीज होनी चाहिए जिसे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, जिसके अगेंस्ट कोई तैयार नहीं रह सकता, ठीक है? बिकॉज वो सडनली हुआ है. अब यहाँ पे एक ऐसा टॉर्नेडो विच वॉज नेवर सीन बिफोर इन दैट ज्योग्राफी, किसी को एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इस तरह का टॉर्नेडो वहां पर आ जाएगा, राइट? सो दिस वॉज क्लियरली एन एक्ट ऑफ गॉड एंड दिस इज वाई एक्स इज नॉट लाइबल बिकॉज टॉर्नेडो वॉज एन अनप्रेसिडेंटेड नेचुरल इवेंट. वहीं पे यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी सिचुएशन बदल दूं, अगर ये सिचुएशन ऐसी होती जहां पर ये एरिया टॉर्नेडो प्रोन होता, है ना, यहाँ पर टॉर्नेडो आते रहते हैं, कभी भी आ जाते हैं ऐसा जब मन पड़ता है उनका, है ना, बिन बुलाए मेहमानों की तरह, ठीक है? तो अगर अनप्रेसिडेंटेड टॉर्नेडो नहीं है और एक्सपेक्टेड है तो उस केस में क्या एक्ट ऑफ गॉड अप्लाई होता? उस केस में एक्ट ऑफ गॉड अप्लाई नहीं होता, ठीक है? सो दिस इज हाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Under the rule of last opportunity, if two people are negligent, the one who had the last clear opportunity to avoid the accident by using reasonable care but failed to do so is liable. Last opportunity rule, simple rule है कि भाई लास्ट में जिसके हाथ में था उस सिचुएशन को अवॉइड करना वो कर सकता था. फैक्ट कह रहा है a truck driver negligently leaves his truck parked in the middle of a dark narrow road without any hazard lights. A motorcyclist who is speeding and not wearing a helmet sees the truck from a distance of 50 meters. Instead of braking immediately, the motorcyclist tries to swerve at the last second, loses control and crashes into the truck. ठीक है, सीधी सी बात है. अब क्या है यहाँ पे, क्या सिचुएशन है, किसका फॉल्ट है? क्या ट्रक ड्राइवर सोली लायबल है? क्या मोटरसाइकिलिस्ट लायबल है क्योंकि उसके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी थी? दोनों लायबल है या फिर नीदर ऑफ देम इज लायबल? अब देखो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ऑप्शन सी सही आंसर है क्योंकि बोथ आर इक्वली लायबल, एक्सीडेंट वाज रिजल्ट ऑफ साइमल्टेनियस नेग्लिजेंस, ठीक है? तो ऑप्शन सी दिखने में विल लुक गुड, बट द प्रॉब्लम इज दैट आवर प्रिंसिपल इज नॉट अबाउट कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस. If the principle would have been about contributory negligence, then the answer would have been C. But in this case, the principle is talking about the rule of last opportunity. That is the reason why option B is the correct answer, that the motorcyclist is liable because he had the clear last opportunity to brake and avoid the collision after spotting the ट्रक. अब उसको क्या जरूरत थी यहाँ पे स्टंटबाजी करने की? करी ना उसने स्टंटबाजी. चाहता तो बच सकता था, चाहता तो एक्सीडेंट नहीं होता, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, है ना? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर.
Now, next question. Culpable homicide is not murder if the offender, whilst deprived of the power of self-control by grave and sudden provocation, causes the death of a person who gave the provocation. The provocation must not be sought or voluntarily provoked by the offender. Culpable homicide और murder की बात यहाँ पे हो रही है. This principle is particularly about culpable homicide not amounting to murder. Alright. Facts कह रहे हैं Arjun finds out that his neighbor Bhaskar has been spreading rumor about Arjun's family. Arjun goes to Bhaskar's house to talk. Bhaskar starts hurling extreme personal insults at Arjun and then slaps him. Enraged, Arjun picks up a heavy vase and hits Bhaskar on his head, killing him instantly. अब इस केस में किसका फॉल्ट है? क्या अर्जुन का यहाँ पे कोई फॉल्ट है? क्या अर्जुन का यहाँ पे कोई फॉल्ट नहीं है, या फिर अर्जुन कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल है, या अर्जुन मर्डर के लिए लायबल है? रीजनिंग क्या है? अर्जुन इज गिल्टी ऑफ मर्डर बिकॉज हिटिंग समवन ऑन द हेड विद अ हेवी ऑब्जेक्ट स्टिल shows clear intent to kill. Option B, Arjun is guilty of culpable homicide not amounting to murder because the slap and insults constitute grave and sudden provocation. Arjun is not guilty because he acted in the exercise of his rights of private defense against the slap. Arjun is guilty of murder because he went to Bhaskar's house himself, meaning he sought the confrontation. ठीक है, तो देखो Arjun is not guilty. Option C का रीजनिंग क्या है कि वो प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा था. तो क्या ये सही होगा? नहीं, ये सही नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट डिफेंस में यू हैव टू गिव एन इक्वल रिएक्शन. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता सामने वाला आपको कुछ बोल रहा है और आपने उठा के सीधा उसको रख दिया एकदम, है ना, गाल पे, या फिर आपने गन वन चला दिया ना. सामने वाला बोल रहा है तो आप भी सिर्फ बोल सकते हो. ठीक है, देयर इज नो इमिनेंट थ्रेट टू योर लाइफ. ठीक है, तो दैट इज वाई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तो ये क्लियरली नहीं है. ठीक है, यहाँ पे अर्जुन इज गिल्टी ऑफ मर्डर बिकॉज ही वेंट टू भास्कर्स हाउस हिमसेल्फ. अरे भाई, खुद उसके घर पे गया है, वो कन्फ्रंट करने गया है. इसका मतलब ये थोड़ी दैट ही वाज, यू नो, he put himself in that situation, right? So the correct answer is Arjun is guilty of culpable homicide not amounting to murder, क्योंकि slap and insult constitute grave and sudden provocation. Principle में क्या लिखा है कि culpable homicide not amounting to murder कब होगा? जब provocation है और provocation grave and sudden provocation है. उस केस में वो मर्डर नहीं होगा, उस केस में वो कल्पेबल होमिसाइड होगा. कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. इंसल्ट्स कंबाइंड विद फिजिकल असॉल्ट आर ग्रेव एंड सडन provocation that can deprive a person of self control, and this is the reason why Arjun has not committed murder but culpable homicide. Cool, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, है ना? Now, sorry, next question. Which of the following statements regarding the iddat period is correct? अब iddat period is a concept from Muslim law. Family law जब हम पढ़ रहे होते हैं तो मुस्लिम लॉ में हम पढ़ते हैं iddat period के बारे में. Option A, a woman must observe iddat only in cases of divorce, not in case of the husband's death. Option B, iddat period for a pregnant woman lasts until she delivers the child, whether the marriage ended by death or divorce. Option C, the duration of iddat is always exactly 40 days. Option D, a woman can validly remarry during her iddat period. Okay. Now, पहला statement तो clearly गलत है. Women must observe iddat only in cases of divorce. No, women observe iddat in cases of either divorce or in the case of death of her husband. Right? Option D, women can validly remarry during her iddat period. No, under Muslim law, it is clearly prohibited that if you have to remarry, you will have to follow iddat period. And irrespective of the fact if you have to remarry or not remarry, that's totally your choice. But you will have to follow iddat period if your husband has passed away or if you are a divorcee, if a divorce has happened, right? Duration of iddat is not always 40 days, क्योंकि divorce के cases में अलग होता है iddat का time period, और husband की death के केस में इद्दत का टाइम पीरियड अलग होता है. राइट, नाउ दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि इद्दत पीरियड नॉर्मली डेथ के केसेस में अलग होता है, डिवोर्स के केस में अलग होता है, वो मैंने बोला. बट if a woman is already pregnant, then her iddat period will continue till the time she delivers the baby. अगर उसने अगले 6 महीने बाद डिलीवर किया है बेबी, then her iddat period would be for those 6 months and not for 40 days or any other time. ठीक है, so the correct answer for this is also option B. Now, assertion. An agreement to do an impossible act in itself is void. Reason, the contract of frustration of contract, which is section 56 of the Indian Contract Act, applies when the performance of the contract becomes impossible due to an untoward event which the promisor could not prevent. Now, are these two statements connected? Before answering that कि क्या ये दोनों statements connected हैं, we have to first see कि क्या ये दोनों statements अपने आप में सही हैं
ऑप्शन ए, असर्शन जो स्टेटमेंट ए कह रहा है, एन अग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड. यस, राइट, फेयर इनफ. ठीक है, इट्स टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन जहां पॉसिबल ही नहीं है, उसको स्टार्ट करना ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक्ट इन इटसेल्फ ही इम्पॉसिबल है, राइट. रीजनिंग इज टॉकिंग अबाउट द फ्रस्ट्रेशन. फ्रस्ट्रेशन कब होता है? जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाते हो. ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस और द थिंग विच इज देयर इन द कॉन्ट्रैक्ट वो अपने आप में इम्पॉसिबल नहीं है. सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई है जिसकी वजह से वो इम्पॉसिबल हो गई है, अब पॉसिबल नहीं है उसको पूरा करवाना. ठीक है, बिकॉज देयर वाज एन अनटोवर्ड इवेंट, देयर वाज एन अनफोर्सीन सिचुएशन दैट हैपेंड, राइट. सो sorry, even though both of these two statements are correct by themselves, but R is not the correct explanation of A, and that is the reason why option B is the correct answer. All right, next question. Principle, a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage. Fact, an elderly man who is physically weak and dependent on his nurse is persuaded by the nurse to gift her his entire property in exchange for continued care. The man has no other relatives to consult. यानी कि undue influence के लिए क्या होना चाहिए? आपकी डोमिनेंट पावर होनी चाहिए सामने वाले इंसान के ऊपर. ठीक है, सो इफ आई हैव टू टेक अनड्यू एडवांटेज, मेरे को बोलना है मेरे छोटे भाई को कि उससे कुछ काम करवाना है, उसको बोलना है कि भाई मम्मी को मत बताना, तो me being a elder sister, I have an advantage, I have an influence over him कि मैं जो चाहूँ उससे करवा सकती हूँ, राइट. तो यहाँ पर क्या है, दिस एल्डरली मैन वाज क्लियरली डिपेंडेंट ऑन द नर्स, ही वाज फिजिकली वीक एंड ही हैड नो अदर रिलेटिव, राइट. तो इस केस में नर्स ने क्या किया, उसको परसुएड किया टू गिफ्ट हर हिज एंटायर प्रॉपर्टी इन एक्सचेंज फॉर कंटिन्यूड केयर. ही हैड नो चॉइस, ही नीडेड कंटिन्यूड केयर, राइट. सो दिस गिफ्ट इज नॉट वैलिड. क्या यहाँ पे वैलिड आंसर होगा, क्या यहाँ पे वॉइडेबल आंसर होगा, क्या यहाँ पे वॉइड एब इनिशियो होगा, या फिर नर्स इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट, है ना. अब बताओ इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा द गिफ्ट इज वॉइड एब इनिशियो या गिफ्ट इज वॉइडेबल. So the correct answer is gift is voidable, because if the elderly man wants, he can deem the contract as voidable. ठीक है, अगर वो चाहता है continued care लेना और तो वो he can not object to it, and if he wants कि यार नहीं ये गलत हो रहा है मेरे साथ, तो it is voidable at his option, right. ठीक है, okay. Now, next question. An employer is liable for the wrongful acts of an employee provided that the act is committed during the course of employment and the act is not in the course of employment if the employee is on a frolic of his own. अच्छा, अब ये जो question है ना, vicarious liability का question, I think 2 ही दिन पहले one of my students had very like she had a lot of doubt इसी टॉपिक में. ठीक है, और बहुत सारे लोगों को होता है, मुझसे तो बहुत सारे लोग पूछ चुके हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब एम्प्लॉय जो है फ्रॉलिक पर है, कब एम्प्लॉय अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें देखनी पड़ती है कि भाई कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसे होता है और कैसे नहीं होता है, राइट. अब एक बार फैक्ट देख लेते हैं, थ्योरी क्लास नहीं है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. A bank employs a driver Suresh to transport cash in a van from the main branch to the ATM. One day while returning from the ATM, Suresh takes a 5-kilometer detour to his own house to deliver lunch to his wife. अब क्या यहाँ पे उसकी ड्यूटी के स्कोप में था ये काम? नहीं था, right? So while on this detour, he negligently hits a pedestrian. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, he was not on his duty. क्यों? क्योंकि उसने डिटोर ले लिया था. अगर वो अपने काम से जा रहा था और अपने काम से वापस आ जाता सीधे रास्ते बिना घूमे फिरे, तो उस केस में नेग्लिजेंस होती तो फिर मास्टर लायबल होता. लेकिन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो तो पूकी हस्बैंड है, वो तो गया है अपनी वाइफ को खाना देने. ठीक है, तो अगर वो इतना प्यार करता है अपनी वाइफ से, वो इतना पूकी हस्बैंड है अपनी वाइफ के लिए, तो अगर उसने कोई गलती करी तो झेलेगा भी वही, एम्प्लॉयर थोड़ी ना झेलेगा. ठीक है, green flag by the way. Okay,
सो ऑप्शन कह रहा है द बैंक इज लायबल, ऑप्शन बी कह रहा है बैंक इज नॉट लायबल, ऑप्शन सी कह रहा है सुरेश इज नॉट लायबल, डी कह रहा है बैंक एंड सुरेश आर जॉइंटली लायबल। तो देखो जॉइंट लायबिलिटी की तो यहाँ पे बात ही नहीं बनती है, ठीक है। सुरेश इज नॉट लायबल बिकॉज ही वाज डूइंग ए पर्सनल फेवर फॉर हिज फैमिली विच इज मॉरल एक्सक्यूज। ग्रीन फ्लैग लॉ नहीं मानता है, ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग, लॉ कहता है हमने जो बोल रखा है वही मानो, ठीक है। ऑप्शन बी द बैंक इज नॉट लायबल क्योंकि सुरेश वाज ऑन अ फ्रॉलिक ऑफ हिज ओन, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट पे था, अपना काम कर रहा था, लेकिन उस बीच में उसने डिटॉर ले लिया, that will be considered as a frolic of his own, and that is the reason why again option B is the correct answer, ठीक है। now which of the following best describes the legal term amicus curiae? amicus curiae कौन होता है? amicus curiae का literal meaning हमें पता है, लेकिन out of these four which one falls under the criteria of amicus curiae? A neutral third party who helps litigants reach a settlement out of the court, a lawyer appointed by the government to represent a person who cannot afford legal fees, a person who is not a party to a case but assists the court by offering information, expertise or insight, the lead counsel representing the defendant in a high profile criminal case. Okay, देखो दो ऑप्शन तो यहाँ पे, एक ऑप्शन तो यहाँ पे क्लियरली एलिमिनेट हम कर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात न्यूट्रल थर्ड पार्टी हु हेल्प्स लिटिगेशन रीच अ सेटलमेंट आउटसाइड ऑफ द कोर्ट, तो आउटसाइड कोर्ट ऑफ कोर्ट की बात ही नहीं आ रही, सेटलमेंट आउटसाइड कोर्ट के यहाँ पे सिचुएशन ही नहीं है, बात ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन बचे हैं, लॉयर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट अ पर्सन हु कैन नॉट अफोर्ड लीगल फीस। एमिकस क्यूरे का मतलब क्या होता है? एमिकस क्यूरे का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, ठीक है। एमिकस क्यूरे फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, एमिकस मतलब दोस्त, फ्रेंड, ठीक है, वहां से उसका ओरिजिन, एमिकेबल वर्ड का ओरिजिन भी वहीं से हुआ, ठीक है। तो एमिकस ऑफ द कोर्ट, एमिकस क्यूरे क्या करता है? फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, बेसिकली ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जिसकी जरूरत होती है कोर्ट को, ठीक है। अब यहाँ पे लॉयर अपॉइंटमेंट नहीं कंसिडर होगा, क्यों नहीं कंसिडर होगा? क्योंकि ये जो भी पर्सन है दिस इज, ये तो उसकी लीगल ड्यूटी है, वो गवर्नमेंट अपॉइंटेड लॉयर है, उसको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी, a person who is not a party to the case but assists the court by offering information, expertise or insight, ठीक है। कल ही मैंने इसका आंसर दिया है अपने एक लाइव सेशन, मैंने इसका एग्जांपल दिया था। जैसे हमें पता है ग्राफोलॉजिस्ट, ठीक है, ग्राफोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ग्राफोलॉजिस्ट वो होते हैं जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ए कमिटेड सुसाइड और उसने अपने सुसाइड लेटर में कुछ कुछ लिखा है और उसने बी का नाम लिखा है, ठीक है। अब बी ने क्लेम किया कि यार ये तो एक ही हैंड राइटिंग ही नहीं है। अब यहाँ पे डिस्प्यूट क्या हो गया कि भाई ये एक्चुअली सुसाइड लेटर ए ने लिखा भी है या नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसको कौन चेक करेगा? ये चेक करेगा एक एक्सपर्ट, ठीक है। कोर्ट में, कोर्ट खुद तो नहीं कर सकता, मैं आप तो नहीं कर सकते क्योंकि हम नहीं है हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। तो ये जो ग्राफोलॉजिस्ट है ये है एमिकस क्यूरे, क्योंकि एक एक्सपर्ट है जिसको केस रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट ने अपॉइंट किया है, ठीक है। Okay, now next question. Under Hindu law, a marriage is voidable if the consent of the complaining party was obtained by force or by fraud as to the nature of the ceremony or as to the material fact or circumstance concerning the respondent. Okay, Sneha and Varun get married through an arranged setup. Before the marriage, Varun tells Sneha he is a senior software engineer at a top MNC. 2 months after the wedding, Sneha discovers Varun is actually unemployed and had created a fake LinkedIn profile to impress her family. Sneha files for annulment. ये तो हमारी सोसाइटी में आजकल चल ही रहा है ना बहुत ज्यादा, तो इसमें तो डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब प्रिंसिपल देखो क्या हो रहा है, ऐसी केसेस में द मैरिज इज वॉइडेबल इफ द कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय फोर्स और बाय फ्रॉड। क्या यहाँ पे कंसेंट फोर्स से ऑब्टेन हुआ था? नहीं। क्या यहाँ पे कंसेंट फ्रॉड से ऑब्टेन हुआ था? यस, बिल्कुल। फ्रॉड किस एस्पेक्ट में होना चाहिए? फ्रॉड एज टू द मटेरियल फैक्ट और सर्कमस्टांस कंसर्निंग द रेस्पोंडेंट। यहाँ पे वरुण ने क्या किया? वरुण ने अपनी जॉब झूठी बताई है, वरुण वाज एक्चुअली अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे फ्रॉड से स्नेहा का कंसेंट ऑब्टेन किया गया है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? The correct answer is it is voidable. The marriage is voidable because the misrepresentation of a spouse's professional identity and financial standing constitutes fraud as to a material fact. So option C is the correct answer. ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में हमको क्लियरली पहले तो हम ये देखते हैं कि यार नहीं ये इट इज नॉट वैलिड, तो ये इनवैलिड ही होगा। इनवैलिड के नाम से हमारा दिमाग सीधा वॉइड पे जाता है, लेकिन वॉइडेबल वाले ऑप्शंस भी होते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ध्यान से पढ़ना है हमें, राइट? ओके, चलो। Now, next principle, nemo debet esse judex in propria sua causa maxim, ठीक है।
ये है एक मैगजिम, इस मैगजिम का चलो मुझे चैट में नीचे कमेंट्स में इस मैगजिम का मीनिंग भी बताना, वैसे तो लिखा हुआ है आगे पर बता देना। This maxim dictates that no one should be a judge in their own cause. A pecuniary interest, however small in the subject matter of the case, will disqualify a judge. और अभी अभी इस पे मैटर भी चल रहा है, हमारे पास तो करंट लीगल इवेंट है, ठीक है। करंट लीगल इवेंट क्या हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जी जो हैं उनके मैटर में रेक्यूजल का केस, रेक्यूजल का मैटर है ना, दिल्ली हाईकोर्ट में उनका एक जजमेंट जो है वो सुना जा रहा है, और वहां पे जो जज हैं उनके अगेंस्ट इन्होंने, अरविंद केजरीवाल जी ने ही बोला है कि भाई उनकी जो फैमिली है वो भी प्रैक्टिसिंग है, उनका केस ये वो, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से उन्हें रिक्यूजल की तरफ जाना पड़ा था, ठीक है। चलो, Justice Z is presiding over a major environmental lawsuit against Green Power Corp. It is discovered that Justice Z owns 50 shares in Green Power Corp. Total value is more than 10,000. While the lawsuit involves damages worth 500 crores, the plaintiff demands Justice Z recuse himself. क्या यहाँ पे recusal का केस बनना चाहिए? So Justice Z can continue because 50 shares in an insignificant amount. प्रिंसिपल हमको क्लियरली बोल चुका है कि भाई कितना ही इंसिग्निफिकेंट क्यों ना हो, रिक्यूजल होना चाहिए अगर हल्का सा भी सब्जेक्ट मैटर में किसी भी तरह का बायस है तो, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा आंसर। जस्टिस जेड मस्ट रिक्यूज हिमसेल्फ बिकॉज एनी पेक्यूनरी इंटरेस्ट regardless of the amount leads to a disqualification. So option B is the correct answer for this question as well. Now next question, identify the correct statement regarding the duration of protection in India. ठीक है, ये आईपीआर के बारे में बात हो रही है। आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के केस में कौन सा स्टेटमेंट सही है? अ पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर 60 years फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द इन्वेंटर। क्या एक पेटेंट 60 years फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द इन्वेंटर को से ग्रांट होता है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट सही नहीं है। बताओ मुझे चैट में नीचे कमेंट्स में मुझे बताना कि पेटेंट कितने टाइम के लिए ग्रांट होता है। ऑप्शन बी, अ ट्रेडमार्क इज ग्रांटेड फॉर अ नॉन रिन्यूएबल टर्म ऑफ 20 years। अगेन इनकरेक्ट। क्या ट्रेडमार्क नॉन रिन्यूएबल टर्म के लिए दिया जाता है? इसका भी आंसर मुझे बताना फटाफट से नीचे कॉमेंट्स में। ऑप्शन डी, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज वैलिड फॉर 5 years एंड कैन नॉट बी रिन्यूड। ये भी गलत है। Option C, a copyright for a literary work generally lasts for the lifetime of the author plus 60 years. ठीक है, तो कॉपीराइट मैंने अपनी क्लासेस में जब पढ़ाया था तुम्हें टाइम ड्यूरेशन, वहां पे मैंने क्लियरली बताया था कि कॉपीराइट कितना टाइम के लिए दिया जाता है, और वंस द ऑथर पासेस अवे जनरली प्लस 60 years के लिए दिया जाता है उसके बाद, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन कमिट्स अबेटमेंट इफ दे इंस्टिगेट, engage in a conspiracy or intentionally aid the commission of an offense. Abatement में क्या क्या आएगा? Instigation, engagement in a conspiracy, या फिर intentionally aiding the commission of an offense. Mere presence or at the scene or silent approval is not abatement unless there is a legal duty to prevent the act. क्या यहाँ पे लीगल ड्यूटी टू प्रिवेंट द एक्ट बनता है और क्या उसका वायलेशन है, ये हमें देखना है इस सिचुएशन में। P sees his friend Q beating up a stranger in a park. P stands nearby, watches the whole event and shouts, "Don't stop, he deserves it," but does not physically touch the stranger. The stranger is seriously injured. क्या यहाँ पर P ने कोई भी गलती करी है? Was he merely standing there? No. Did he physically touch him? No. But did he make a statement to abet it? Did he intentionally aid the commission of an offense? Yes, he did. So P is not guilty, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दो रीजनिंग बची हमारे पास। P is guilty because his presence and questions action show a prior meeting of mind, और P is guilty because of the abatement of instigation, क्योंकि उसने verbal encourage किया था, ठीक है। तो दोनों ही guilty of conspiracy है, पर इसकी रीजनिंग गलत है। So the correct answer is option D, ठीक है। P is guilty for abetment by instigation, क्योंकि उसने verbally encourage किया है Q को to continue the act that Q was doing. Alright, I hope हम सबको समझ में आ रहा है। I hope क्या बात कर रहे हैं हम, किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखो इस सेशन में ना मोस्टली प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही है, क्योंकि
लीगल जीके वाले, पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशन वाले, ये सारे हम वैसे भी अलग से कर ही रहे हैं, हम बहुत सारी मैराथन्स भी कर चुके हैं, ठीक है, और लीगल जीके का तो हम सेशन करते ही हैं, उसका भी हम लाइव करते ही हैं, ठीक है। तो इट्स बेटर टू सॉल्व ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड भी और असर्शन रीजनिंग वाले भी। और लीगल जीके तो ना सिंपल होता है, देख लो, याद कर लो, 2 बार आप सेम चीज देख लोगे, आपको याद हो जाएगा। जैसे कि शुरू में मेरा नाम तुम लोगों को नहीं पता था, पर अब तुमको पता है, ठीक है। तो दैट वे सेम थिंग गोज फॉर लीगल जीके क्वेश्चंस एज वेल। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पे। पढ़ो क्वेश्चन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ से रिलेटेड है। कौन होता है कंज्यूमर? कंज्यूमर इज एनी पर्सन who buys goods or hires services for consideration. However, a person who obtains good for resale or commercial purpose is not a consumer. Mrs. Khanna, a professional baker, runs a boutique cake shop from her home, buys a high-end industrial oven worth lakhs, specifically to increase the production of cakes she sells to a local cafe. The oven explodes on the first day due to a manufacturing defect. She files a case in the consumer forum. Mrs. Khanna is a consumer because she is an individual, not a large corporation. Mrs. Khanna is not a consumer क्योंकि industrial equipment is governed by the Sale of Goods Act, not the Consumer Protection Act. Mrs. Khanna is a consumer because she is using the oven to earn her livelihood through self-employment, or Mrs. Khanna is not a consumer because she purchased it for a commercial oven. What would be the correct answer for this question? देखो यहाँ पे ना कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये तो अपनी पर्सनल लाइवलीहुड के लिए अवन खरीद के लाई थी, लिखा तो है घर से केक शॉप चलाती है, ठीक है, घर से केक शॉप चलाती है तो मतलब खुद का छोटा मोटा काम करती होगी, राइट। पर क्या खुद का छोटा मोटा काम करना will fall under this criteria? यहाँ क्लियरली लिखा है that she bought the oven worth 1 lakh to increase the production of cake she sells to a local cafe. अगर वो किसी लोकल कैफे में अपना केक बेच रही है तो वो क्लियरली उसका मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एक बहुत छोटे लेवल पे नहीं है, ठीक है, वो एक बड़ा लेवल हो गया है, वो कमर्शियल लेवल हो गया है। ऑलराइट, सो दैट इज द रीजन व्हाई मिसेस खन्ना इज नॉट अ कंज्यूमर, ठीक है। अब ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब इसका आंसर ये नहीं है, नॉट अ कंज्यूमर का रीजनिंग ये नहीं है, यहाँ पे इवन दो इट्स नॉट अ कंज्यूमर सही लिखा है पर इसकी रीजनिंग गलत है, ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू फिगर द रीजनिंग आउट करेक्टली, ओके। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है बहुत सारे लोगों को कि पर मैम वो तो घर से काम कर रही थी, नहीं, वही जो रीजनिंग है वो मैंने बताई है, घर से काम कर रही थी दैट इज फाइन, पर किस स्केल पे काम चल रहा है उससे डिटरमाइन होता है कि कमर्शियल वैल्यू है उस चीज की या नहीं है। Now, the precautionary principle requires that where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation. किस बारे में बात हो रही है? Precautionary principle की बात हो रही है। Reason कह रहा है the polluter pays principle ensures that the absolute liability for harm to the environment extends not only to compensate the victims of the pollution but also the cost of restoring the environmental degradation. ये किस बारे में बात हो रही है? polluter pays principle के बारे में बात हो रही है। अब तुम लोग ना इस क्वेश्चन में लगा लोगे बहुत ज्यादा दिमाग, है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत सारा दिमाग लगा रहे होंगे स्क्रीन पे देख के इस क्वेश्चन को। आई एम श्योर कि यार ये कहीं से कनेक्टेड है कि नहीं है तो दोनों ही एनवायरमेंट लॉ के, तो क्या किया जाए, है ना। चलो लेट्स मी हेल्प यू विद दैट। असर्शन अपने आप में करेक्ट है, बिल्कुल सही बोला। रीजन अपने आप में करेक्ट है, बिल्कुल सही बोला। पर क्या ये एक दूसरे के रिश्तेदार हैं? क्या ये कनेक्टेड है एक दूसरे से? नहीं, ठीक है। सो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इंडिविजुअली बोथ ऑफ देम आर ट्रू, इंडिविजुअली बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बट साथ में ये सही नहीं है क्योंकि एक दूसरे से ना मिल नहीं पा रहे हैं, अच्छा मेल नहीं है इन दोनों का, ठीक है। तो ये इसका रीजन नहीं है, अपने आप में करेक्ट है भले से, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन कह रहा है इन एन एक्शन फॉर प्राइवेट न्यूसेंस इट इज नो डिफेंस फॉर द डिफेंडेंट टू से दैट द प्लेंटिफ केम टू द न्यूसेंस। इंटरेस्टिंग। रीजन कह रहा है a person is entitled to the full and quiet enjoyment of their property and this right cannot be curtailed just because someone else was already carrying on a noisy or smelly activity nearby. just because मीम याद आ गया मुझे। ओके, बताओ क्या करेक्ट आंसर है? असर्शन और रीजनिंग क्या अपने आप में करेक्ट है और क्या एक दूसरे से रिलेटेड है? क्या बात हो रही है? प्राइवेट न्यूसेंस के एक्शन में असर्शन बोल रहा है कि भाई इफ द प्लेंटिफ केम टू द न्यूसेंस,
दैट इज नो डिफेंस कि भाई डिफेंडेंट ये नहीं कह सकता कि प्लेंटिफ आया न्यूसेंस के पास, न्यूसेंस तो हो ही रहा था ना तब भी। क्यों, रीजनिंग क्या कह रही है, बिकॉज अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू द फुल एंड क्वाइट एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, और इसको कोई भी कर्टेल नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज वो ऑलरेडी कैरी कर रहे थे वो एक्टिविटी, वो न्यूसेंस वाली एक्टिविटी। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और रीजनिंग उसकी सही है, असर्शन की रीजनिंग वही है जो लिखी हुई है, इसीलिए मैंने बीच में लगाया बिकॉज, है ना, एंड दैट इज व्हाई आई आल्सो एम्फसाइज्ड ऑन जस्ट बिकॉज, क्योंकि उसी में आंसर था। ठीक है, चलो now next question. The Parliament of India can make laws on subjects mentioned in the state list under certain extraordinary circumstances. क्या Parliament of India state की जो powers होती हैं, state जो subjects होते हैं state list में, उन पर लॉज बना सकती है? अच्छा, मुझे चैट में नीचे स्टेट लिस्ट के वो भी बताना कौन से प्रोविजन में है, ठीक है, कौन से स्केड्यूल में है स्टेट लिस्ट, ये भी बताना मुझे। चलो, एनीवे, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। यस, बिल्कुल, पार्लियामेंट कैन डू दैट। रीजनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज यूनिटरी इन स्पिरिट बट फेडरल इन नेचर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट तो भैया दोनों ही अपने आप में करेक्ट है ना, क्योंकि पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट्स पे लॉज भी बना सकती है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेफिनेटली यूनिटरी स्पिरिट और फेडरल इन स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म क्या होता है, यही होता है ना कि भाई जो यूनियन है और जो स्टेट है उनकी पावर बैलेंस रहे, वो मेंटेन रहे, ठीक है, साथ में काम करें, राइट। पर क्या ये इसका रीजन है, ये हमको बताना है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज यस, ऑप्शन ए। ओके, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, एंड ऑप्शन बी, सॉरी, एंड रीजनिंग में जो स्टेटमेंट लिखा है दैट इज करेक्टली द रीजन फॉर असर्शन जो ऊपर लिखा है। ओके, चलो, आई होप तुम लोग बोर नहीं हो रहे हो, क्योंकि अभी बोर होने का टाइम है नहीं। ठीक है, अभी बोर मत हो, बोर हो लेना आराम से एग्जाम के बाद। ओके, अभी पढ़ाई कर लो, और कुछ और हो तो मुझे नीचे कमेंट में, चैट में बिल्कुल बता देना। चलो, principle, fair dealing is a statutory limitation on the exclusive right of a copyright owner. Use of a copyrighted work for criticism, review or reporting current events does not constitute infringement, provided that it is not a substantial reproduction intended to compete with the ओरिजिनल। तो कॉपीराइट हमने पढ़ा हुआ है, फेयर डीलिंग हमने पढ़ा हुआ है, पर्पस के कब कब अलाउड होता है, कब कब कॉपीराइट नहीं लगता, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, और ये उसका एक्सेप्शन है कि भाई इस सिचुएशन में कॉपीराइट लग जाएगा, ये अलाउड नहीं है ना। चलो, अब यहाँ पे क्या हुआ, A famous movie critic R creates a 20-minute YouTube video reviewing a newly released 3-hour blockbuster. In this video, R uses several 30-second clips from the movie to highlight poor action and bad CGI. ये तो सुनेला सा लगता है ना, लगता है कहीं तो देखा है। This movie production house sues R for copyright infringement. क्या यहाँ पे copyright infringement बनेगा? नहीं, यहाँ copyright infringement नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, रीजनिंग देख लेते हैं। R is not liable because the use was for the purpose of criticism and review, which falls under fair dealing. R is not liable because YouTube's policy automatically allows any use of video under 5 minutes. हमें मतलब नहीं है, हम YouTube की पॉलिसी, हमें सिर्फ MHCT की पॉलिसी से, हमें सिर्फ एग्जाम में जो लिखा है उसकी पॉलिसी से मतलब है। और एग्जाम की पॉलिसी क्या कहती है, एग्जाम की पॉलिसी कहती है कि भैया स्टिक टू द प्रिंसिपल। Alright, so option B is the correct answer. Yes, R is not liable क्योंकि this person R was clearly criticizing CGI, खराब CGI, खराब मतलब एक्टिंग, सब बर्बाद, पैसा बर्बाद कर दिया, ये बोला R ने। अब इसमें क्या गलत कर दिया बताओ, सही तो बात बोली है ना, मैं भी यही बोलती, तुम भी यही बोलते, ठीक है। चलो, now next, which of the following describes the difference between culpable homicide and murder? One of the very interesting and favorite topics. कॉलेज में भी बड़ा तड़पोगे तुम, एक बार चले गए तो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का जब डिफरेंसेस पढ़ोगे, जब केसेस पढ़ोगे तो एकदम ऐसे तड़पोगे कि यार क्या टॉपिक है ये, पर ठीक है, जो है सो है। चलो बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा इसका, ए, बी, सी और डी। ए, कल्पेबल होमिसाइड इज अ क्राइम बट मर्डर इज नॉट। बी, murder is the genus and culpable homicide is the species. C, culpable homicide is the genus and murder is the species. D, there is no legal difference, both terms are used interchangeably. अरे ये तो बहुत ही गलत बात बोल दी, ये भी गलत बोल दी, कल्पेबल होमिसाइड भी तो ऑफेंस होता है। तो बचे दो स्टेटमेंट, जीनस और स्पीसी का मतलब क्या होता है। देखो, जब हम रीजनिंग सॉल्व कर रहे होते हैं ना तो हम ऐसे पढ़ते हैं, ये है सेट और ये है सबसेट, ठीक है, राइट, ये है ए, ये है बी, पढ़ते हैं हम, रीजनिंग में पढ़ते हैं। इसका मतलब मर्डर जो है ना वो जीनस है, मर्डर जो है वो ब्रॉडर कैटेगरी है,
ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड एक छोटा पार्ट है मर्डर का, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर भी होता है, कल्पेबल होमिसाइड तो अमाउंटिंग टू मर्डर भी होता है, अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरह से तुमको पढ़ाया जाएगा। इसीलिए मैं कह रही थी तड़पोगे जब कॉलेज जाओगे ना इस टॉपिक को। ओके, ठीक है। तो बेसिकली द करेक्ट आंसर इज मर्डर इज द जीनस एंड कल्पेबल होमिसाइड द स्पीशी। अब इस डायग्राम पे बिल्कुल एग्जैक्टली मत जाना, मैं रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ। कहीं तुम बोलो कि नहीं मैम डायग्राम ऐसे नहीं, डायग्राम तो ऐसे बनेगा। डायग्राम नहीं बना रही हूँ मैं, मेरा कंसेप्ट समझो तुम कि कल्पेबल होमिसाइड जीनस है, मेन बड़ा जो यहाँ पे पिक्चर है वो मर्डर है, मर्डर में एक छोटी सी कैटेगरी है कल्पेबल होमिसाइड की, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सॉरी, डिड आई से समथिंग रॉन्ग? ओके ओके, ठीक है। ऑलराइट, आई थिंक सी आई प्रूव्ड यू, जो मैं बोल रही थी वो मैंने ही गलत बोल दिया है। चलो, यू गॉट द पॉइंट ना, ठीक है। Under the Hindu Succession Amendment Act 2005, which of the following is true regarding the rights of a daughter in a Hindu undivided family? Hindu undivided family में daughter के rights क्या होते हैं when it comes to the point of succession? ठीक है, अब ये मैंने अगेन 2 ही दिन पहले पढ़ाया। पहले हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो सक्सेशन है वो जो सन है सिर्फ उन्हीं को ज्यादा था, मतलब सक्सेशन सिर्फ जो सन्स हैं वही सक्सीड होते थे, उन्हें सक्सेशन मिलता था, यानी कि उन्हें ही लीगली आयर माना जाता था। पर 2005 के अमेंडमेंट के बाद नाउ अ डॉटर कैन बी अ को-पार्सनरी एज वेल, डॉटर हैज द राइट आल्सो, ठीक है। सो द डॉटर बिकम्स अ को-पार्सनर बाय बर्थ। द मोमेंट अ डॉटर इज बॉर्न इन द फैमिली, वो भी उसी फैमिली में उतनी ही हिस्सेदारी ले सकती है जितनी बाकी बेटे लेंगे। मान लो ये एक बंदा है रामू, ठीक है, रामू के 3 बच्चे हैं, एक का नाम है राजू, एक का नाम है काजू, ठीक है, और एक का नाम है बाजू। बाजू है इनकी बेटी, ठीक है। तो पहले क्या होता था, ये अमेंडमेंट आने से पहले सक्सेशन एक्ट के हिसाब से सिर्फ ये ही दोनों राइटफुल हेयर्स हैं, ठीक है। पर अब सक्सेशन एक्ट के बाद ये भी है, तो राजू काजू बाजू अब डॉटर्स भी इक्वल अपना को-पार्सनरी राइट बर्थ बाय बर्थ ही लेके आती है, सेम एज दैट ऑफ अ सन। ओके, ठीक है। एंड द क्वेश्चन लास्ट, ऑलमोस्ट लास्ट, असर्शन कह रहा है द राइट टू क्लीन एनवायरमेंट इज अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया, एंड रीजन कह रहा है बिकॉज आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। क्या ये दोनों अपने आप में करेक्ट हैं? यस, ये दोनों स्टेटमेंट्स अपने आप में बिल्कुल पूरी तरह से करेक्ट है। पर क्या इसका रीजन ये है? नहीं, इसका रीजन ये नहीं है, इसका रीजन है आर्टिकल 21, ठीक है। तो ये करेक्ट है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following writs literally means we command and is issued by a higher court to a public authority to perform a legal duty they have failed to do? easy question है, simple question है, बहुत सारे सेशन में कर चुके हैं, which is mandamus. alright, चलो, so अब ऐसे होने को तो देखो बहुत सारे questions हैं, बहुत सारे जैसे मैं कह सकती हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं, बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। पर आज के सेशन के लिए करेंगे हम इतना ही, एंड आई विल सी यू गाइज इन अनदर सेशन, मे बी इन अनदर लाइव स्ट्रीम, मे बी इन अनदर वीडियो वेयर आई विल ब्रिंग मोर क्वेश्चंस फॉर यू, more practice sets for you. All right, so that was it for today's session, and I will see you guys in another session. Till then, take care, bye bye, and have a good time.